my channel. I am CA Bhagyashree Goyal. Today I am here to guide you how to study CA Final Law. गाइज थ्योरी सब्जेक्ट्स में नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई नो दैट वेरी वेल. मैंने CA फाइनल लॉ में एग्जामेशन क्लेम किया था तो आई फील कि आई कैन सजेस्ट यू बेटर बिकॉज CA फाइनल लॉ में एग्जामेशन लाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और ऑडिट में और भी डिफिकल्ट लगता है. बट हम ऑडिट की बात किसी और वीडियो में करेंगे. अभी हम लॉ की बात कर रहे हैं. तो मैंने कैसे एग्जामेशन क्लेम किया, बात हम उसकी कर रहे हैं. जब मैं IPCC में थी तो एग्जामेशन के बारे में सोचना भी लाइक मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था कि क्या मैं एग्जामेशन क्लेम कर सकती हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा था. बट फाइनल में जब मैं आई और 1-2 अटैम्प्ट में फेल हो गई तब मुझे लगा नहीं, अब कुछ बड़ा करना है और मुझे एग्जामेशन लानी है. तब मैंने SFM में एग्जामेशन क्लेम की, लॉ में एग्जामेशन क्लेम की. एंड आई एम टेलिंग यू ट्रुथ कि मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी, मैंने एक तरीका फॉलो किया जिसकी वजह से मैं एग्जामेशन ला पाई. और जो भी टॉपर्स होते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं बट हमें पता नहीं चलता है. पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इसके बारे में कि मैं ये जो स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ, इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि जब हम 4 अटैम्प्ट दे लेते हैं तब हम इस स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट होते हैं. बट अगर हम स्टार्टिंग से इस स्ट्रैटेजी से पढ़ें तो डेफिनेटली वी विल हैव गुड मार्क्स. होता क्या है कि जब आप 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट देते हो तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो आपके माइंड में फीड हो जाते हैं. क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जा रहा है ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो जब वो आपके माइंड में फीड हो जाते हैं और तब वापस आके जब आप पढ़ते हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपका फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है. तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वहीं से स्टार्ट करें? इट विल बी अ स्मार्ट लुक, इट विल बी अ स्मार्ट टेक बिकॉज हार्ड वर्कर सब हैं. एक रिक्शे वाला भी 12 घंटे काम करता है. एक CA फाइनल का स्टूडेंट फेल इसीलिए हो रहा है, वो बार बार 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की बातें कर रहा है लेकिन पढ़ता नहीं है. स्मार्टनेस बिल्कुल नहीं लगाता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई नहीं करता है. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने पढ़ा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए. हर टाइम अलर्ट रहिए कि वो जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं उससे पास होने वाली हूँ या होने वाला हूँ. दैट डिपेंड्स. अगर आपने वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट मी गाइज, इट विल टेक वेरी लेस टाइम. इट्स वेरी लेस टाइम लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि इतने कम टाइम में आप CA बन गए और आप इतने टाइम से गलत चीज़ें फॉलो कर रहे थे. तो गाइज लेट्स गेट इनटू द वीडियो. आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो CA फाइनल का लॉ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कंपनी लॉ और अलाइड लॉ. सबसे पहले क्या करो, आप वो कॉलम्स डिसाइड करो, वो चैप्टर्स डिसाइड करो जिसमें आपको लगता है कि मेरे नंबर नहीं आ पाएंगे. जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है उसको काट दो. पर काटते टाइम ये ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, वो नहीं छोड़ के जाना है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है. कोई भी ऐसा टॉपिक जो कम मार्क्स लेता हो और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा भी ना लगता हो, आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं. क्योंकि CA फाइनल के 1 डे पहले एग्ज़ाम कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है. और जैसे ही वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हमारा पेपर ख़राब हो जाता है. तो अगर हम थोड़ा सिलेबस अपना कम कर पाएँ तो हम एक दिन पहले एग्ज़ाम का जो रिवीजन है वो प्रॉपरली कर पाएंगे. ठीक, पहली बात हो गई. अब दूसरी बात, कंपनी लॉ और अलाइड लॉ में आप दोनों में देख लें आपको कैसे करना है. ओल्ड सिलेबस में अलाइड लॉ में 8 या 9 एक्ट थे, जिसमें से मैं 5 एक्ट हमेशा पढ़कर जाती थी. मैंने सारे एक्ट कभी नहीं पढ़े. सिंपल बताती हूँ रीज़न बिहाइंड दैट. 5 एक्ट हैं, 30 नंबर का आना है, कंपटीशन में से हमेशा आना है, पामला में से हमेशा आना है, फॉरेक्स में से हमेशा आना ही आना है. ऐसे 5 एक्ट मैंने फाइनल कर लिए थे जिनमें से हमेशा आना है और मैं वही पढ़ के जाती थी क्योंकि मुझे 25 लाने थे, मुझे 30 नहीं लाने थे. जब मैंने लॉ पढ़ा था, पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा था, इवन कई अटैम्प्ट हो जाते हैं तो हम 2-3 बार पढ़ चुके होते हैं लॉ को. तो हमारी जो मल्टीपल चॉइस है वो वहीं से सॉर्ट आउट हो जाते हैं क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है. तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ से कर पाते हो. और आप एक बार गो थ्रू कर लें, रीड कर लें, अपने क्लास लिए एक बार रिवीजन कर लें, लेकिन आपका जो बेस्ट है वो 5 होने चाहिए कि इसमें से अगर कुछ भी आता है देन आई विल एबल टू अटेम्प्ट प्रॉपरली. ICAI को एक्यूरेसी चाहिए एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट. जब हम 100% सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है. आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बोले
कि मुझे खाना चाहिए, करेक्ट? खाने में क्या चाहिए आपको बताना पड़ेगा ना, कि मुझे छोले भटूरे चाहिए या दाल रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको बताना पड़ेगा ना। आप बोल दो कि मुझे खाना चाहिए। सारे बच्चे यही मिस्टेक कर रहे हैं। एग्जाम में जाके क्वेश्चन पूछा, कहीं से कुछ भी उठा के लिख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें आंसर क्या लिखना है। एक्चुअली जो आप कॉपी मंगाते हो ना, तब भी आप कॉपी को अच्छे से नहीं देखते हो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैं क्या लिख कर आई हूँ। अगर आप वो अच्छे से देखना स्टार्ट कर दो और सिर्फ वही लिखो जो जो पूछा गया है, डेफिनेटली इट विल बी इमेंस हेल्प यू। क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है आप वो नहीं लिख रहे हो, आप कुछ और ही लिख रहे हो, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो अभी आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सिलेबस छोड़ दिया 20%। मैं मानती हूँ 10 से 15% हम थ्योरी सब्जेक्ट्स में छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। अब हमारे पास 90% सिलेबस बचा। हमारे पास सबसे पहला बिंगो आ गया कि हमें कम सिलेबस करना है, हमारे माइंड को खुशी मिलती है, अच्छा लगता है और हम कर पाते हैं। दूसरी बात, आप जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हो, सेक्शन वाइज नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो सेक्शन वाइज? सब कहते हैं हमें तो सेक्शन याद ही नहीं होते। मैंने सारा सेक्शन वाइज पढ़ा था, 129 से लेके 470 तक लाइन से सारे सेक्शन याद थे, और याद करके मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी। और सेक्शन वाइज पढ़ने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है, सेक्शन 129 में ये था, क्योंकि जब आप नंबरिंग में होते हो ना तो आप रिकॉल कर पाते हो। सेक्शन 129 में ये था, 130 में ये था, 131 में ये था, 132 में ये था, 149 में ये था, 150 में ये था, 152 में दो इंपॉर्टेंट थे, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 और सेक्शन 2। तो आप ऐसे कर पाते हो, फिर उसके अंदर की जो बातें हैं वो आप याद कर सकते हो। लॉजिक आपके दिमाग में हमेशा रहता है। आप एग्जाम में क्या करते हो, एग्जाम में जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो आप पढ़ लेते हो कि इसमें ये लॉजिक लगेगा, लेकिन आपके पास कोई कंडीशनिंग ही नहीं होती है, कोई उसकी रीजनिंग नहीं होती है कि आपको लिखना क्या है। तो जब आपके पास रीजनिंग नहीं है तो लॉ में कैसे मार्क्स आ जाएंगे? लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आईसीआई को सिर्फ लॉजिक चाहिए। इट्स फेयर, आईसीआई को सिर्फ लॉजिक चाहिए। सीए फाइनल के लॉ के पेपर में 6 क्वेश्चंस में 4-4 पार्ट आते हैं, 24 नंबर, 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस में 1 नंबर सेक्शन का होता है। 24 नंबर छोड़ के जा रहे हो आप। आपने 24 नंबर ऐसे ही छोड़ दिए। आपको नहीं लगता उन 24 मार्क्स की कोई वैल्यू है? यू आर लिविंग दैट, वी कांट डू इट। तो अभी क्या करना है, आपको सेक्शन वाइज पढ़ना है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको सेक्शन वाइज पढ़ना कैसे और इसको ईजी कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको सेक्शन वाइज जो लिस्ट है उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेना। ठीक है, फ़ोटो क्लिक कर लिया। अब एक ऑडियो रिकॉर्ड करें जिसमें सेक्शन 149 से लेके 300 कुछ एक ऑडियो बनाना है, जिसे आप 5 से 10 मिनट में सुन सकें, और फिर एक और दूसरी ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। ठीक हो गया, फाइन। अभी जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, स्टार्टिंग में आप उस ऑडियो को सुनेंगे पहले, फिर आप पढ़ेंगे, या फिर आप बिल्कुल लास्ट में सुन लें। बिगनिंग में सुनेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है। पहले उस ऑडियो को सुन लीजिए 5 मिनट की, और फिर आप अपनी स्टडीज स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सेक्शंस रिदम में चलते रहेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑडियो बना लेते हैं, एग्जाम के 3 दिन पहले ऑडियो सुनना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। अगर वो प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया तो बहुत रेयर चांसेस है कि आप पास हो पाएंगे, क्योंकि फिर तो आप ऐसे चल रहे हैं ना कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा। इफ़ यू वांट टू डू दैट देन ओके, फेल हो जाइए जाके, आई विल नॉट फोर्स यू टू डू दैट। लेकिन हमें फेल नहीं होना है, हमें प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। हम जब 2.5 मंथ पढ़ते हैं, सीए के बच्चे 2.5 मंथ ही पढ़ते हैं मोस्टली, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे कि एटलीस्ट 2.5 मंथ हम अच्छे से पढ़ें। 2.5 मंथ में आप स्टार्टिंग में वो ऑडियो सुने, और जो आपने आज पढ़ा है उसका भी एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनका ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। इजी टॉपिक है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफ़िकल्ट टॉपिक का सेक्शंस में कुछ लॉजिक है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। और जब आप अपने सेकेंड डे की स्टडी स्टार्ट करें तो पहले रिवीजन करें। अपने 15 मिनट इस बात के लिए अलॉट करें कि मुझे रिवीजन करना है और ऑडियो सुननी है, रिवीजन करना है और ऑडियो सुननी है। जब आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे ना, अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना लॉ लिखने का, यू विल से लाइक ये क्या बता दिया मैंने। क्योंकि जब मैं 149 से 470 तक रिपीट करती थी ना, मुझे लगता था दैट आई डिजर्व 60 मार्क्स। तो वही तो जनरेट करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके लिखने की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो पहले सेक्शंस याद कर लिए। सेक्शंस याद करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया, स्टार्टिंग में ऑडियो सुननी है, रिवीजन करना है और एंड में ऑडियो सुननी है। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि लिस्ट ऑफ सेक्शंस को
आप अच्छे से गो थ्रू कर लें। आफ्टर दैट जब भी आप क्लास लेने जाएं, इम्पॉर्टेंट, जब भी आप क्लास लेने जाएं अपनी ABC कैटेगरी के एनालिसिस अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे पेस्ट कर लें। क्लास लेते टाइम भी जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको ज़्यादा वेटेज दें, और जो टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है उनको रेड आउट कर लें अच्छे से। सारा बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। दिस इज़ द मिस्टेक कि हम 100% सिलेबस को उतना ही वेटेज देते हैं जितना कि हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको देना चाहिए। डायरेक्टर्स वाले कंपनी एक्ट वाले सेक्शंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते थे, मुझे लगता था यार ये लॉजिक कहाँ से पूछ रहा है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। बट जब मैंने उन पॉइंट्स पे फोकस करना स्टार्ट करा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया लिखना। सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे आते थे, सारे लॉजिक मुझे पता थे। क्यों? क्योंकि अब मैं वहाँ फोकस कर रही थी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हमारी यही मिस्टेक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो मैंने अभी तक लॉ में आपको क्या बताया कि आपको सेक्शन वाइज पढ़ना है, ABC एनालिसिस पूरा फॉलो करके पढ़ना है, हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूँ, और हमेशा रिवीजन रखना है। नंबर 1, आपको रिवीजन में 5 मिनट पहले ऑडियो सुननी है सेक्शन की, और देन उसके बाद रिवीजन करना है। अभी आप चाहेंगे तो किसी और की ऑडियो ले लेंगे, मेरे पास मेरी ऑडियो भी है, मैं आपको वो शेयर कर सकती हूँ, बट आई विल सजेस्ट कि अपनी वॉइस में बनाएं, क्योंकि जब आप कुछ भी अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं वो आपको अच्छा लगता है सुनने में और आपको मज़ा भी आता है। फाइन, तो अभी हम चलते हैं एलाइड लॉ की तरफ। एलाइड लॉ में आपको क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको 5 एक्ट करिए, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए कि कैसे आना है। मैंने जब पढ़ा था तो सिद्धार्थ सर की बुक से पढ़ा था, लेकिन जब मैंने मुनीश भंडारी सर की बुक ली, मैंने मुनीश भंडारी सर की डिटेल्ड बुक 15 डेज में ख़त्म करी है, और आई से मैंने 13 डेज में ख़त्म करी है, और मैं सिर्फ 1.5 आवर पढ़ती थी। उससे पहले जब मैं 3 आवर्स पढ़ती थी तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे आके बोला कि मैं तो सिर्फ 1.5 घंटे लॉ पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ। तो फिर मैंने उसे 1.5 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, और उस 1.5 से 3 घंटे के स्लॉट में ही मैंने मुनीश भंडारी की पूरी बुक 13 दिन में ख़त्म कर दी। अब ये मैं कैसे कर पाई? क्योंकि मुझे पता था कि बुक में मुझे पढ़ना क्या है, डायरेक्टर्स के कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, किस पे मुझे फोकस करना है, मुझे सब पता था। मैंने सेक्शंस की लिस्ट बना ली थी, क्योंकि मुनीश भंडारी सर की बुक में सेक्शन आगे पीछे हैं, तो मैंने फर्स्ट पेज पे एक लिस्ट बना के पेस्ट कर ली थी, चिपका ली थी वहाँ पे, और मैं और पेज नंबर लिख लिए थे। तो पहले मैं 149 खोल के वो पढ़ूंगी, 150 ऐसे ही पढ़ती थी मैं, हमेशा सेक्शन वाइज ही पढ़ती थी। अभी इसके बाद आती है कि पेपर लिखें कैसे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो पेपर लिखने की आती है, और उसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम है कि MCQs की आती है। पीपल आर नॉट फॉलोइंग MCQs पैटर्न। तो अभी हम पेपर लिखने की बात कर लेते हैं, फिर MCQs की बात कर लेते हैं। पेपर में क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको लिखना है फैक्ट ऑफ द केस, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको 4 पार्ट में अपने आंसर को डिवाइड करना है। नंबर 1 फैक्ट ऑफ द केस, नंबर 2 प्रोविजन ऑफ द लॉ, नंबर 3 एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। करेक्ट। अभी जब आप ये 4 पार्ट में लिखेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजन ऑफ द लॉ। अब एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस में कभी ओनली एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, कभी एनालिसिस लिख दीजिए। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करते हैं। क्वेश्चन के आंसर के बाद लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए, और आपका जो आंसर लिखना है, लाइक वी लिख क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉलम में लिख देते हैं, लाइन में जो साइड में कॉपी में मार्जिन होता है वहाँ लिख देते हैं। आपको मिड में लिखना होता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4A ऐसा लिखना होता है। ऐसा नहीं लिखना होता कि आप साइड में लिख रहे हैं, एग्जामिनर को कई बार वो दिखता ही नहीं है और मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको मिडिल में लिखना है बिल्कुल। और फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखना है, अब वो बात कर लें। फैक्ट ऑफ द केस में आपको लिखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। कई बार आपको क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आता अच्छे से, तो आप स्किप कर दें, उस क्वेश्चन में ना लिखें जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, गलत ना लिखें, ठीक। तो फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। फिर प्रोविजन ऑफ द लॉ, अब ऐसा नहीं करना हर क्वेश्चन में स्किप कर दें, प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो प्रोविजन ऑफ द लॉ हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, सारे सेक्शंस चैप्टर वाइज चलते हैं कंपनीज एक्ट में। तो मेरे पास एक लिस्ट थी, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैंने क्या लिखा था, चैप्टर 8 में यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है, चैप्टर 9 में यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से, हमारे फ़ोन में कोई भी प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन है कंपनीज एक्ट, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स के नाम पता चल जाएंगे। तो आप एक लिस्ट बना रहे हैं, चैप्टर 8 में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, चैप्टर 9 में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, चैप्टर 10 में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, और ये कैटेगरी ए के लिए कर लें, इतना काफ़ी है। कैटेगरी ए, और अगर बी के लिए आप करना चाहते तो
इट विल गिव इमेंस बेनिफिट टू यू। बट अगर ए और बी के लिए कर लें इतना काफ़ी हो जाएगा। तो ए और बी के लिए आपने लिख लिया। जब आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, दिस केस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ चैप्टर दिस ऑफ कंपनीज एक्ट। दिस केस इज टेकन फ्रॉम द सेक्शन 463 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी तो वहाँ किसी ने चैप्टर 11 मेंशन नहीं करा होगा, आपकी कॉपी अलग होगी, एग्जामिनर का मार्क्स देने का मन करेगा। और आप कभी भी अपनी कॉपी मंगाएंगे ICI से तो एक चीज़ नोटिस कर लेना कि अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 2 नंबर मिले हैं ना, तो एंड में आप कितना भी अच्छा लिख लो 2 नंबर ही मिलते हैं। इसमें गलती ICI की नहीं है, ह्यूमन नेचर है। टीचर को लगा यार क्या कॉपी है, आपके हाथ में अगर मैं किसी बच्चे की कॉपी दूँ तो आप देखकर बता देंगे कि ये बच्चे को पास करना चाहिए या नहीं, विदाउट चेकिंग द कॉपी। क्योंकि मैं एक टीचर थी, मैं लेक्चरर थी, मैं कॉपी देखकर बता देती थी कि व्हाट डज दिस स्टूडेंट डिजर्व एक्चुअली। तो वही इन टीचर्स के साथ भी होता है। तो आपको अपनी कॉपी को क्रिएटिव और इम्प्रेसिव बनाना है, ठीक। थ्योरी सब्जेक्ट की कॉपी है, ठीक। तो अभी आपने लिख दिया आपका प्रोविजन ऑफ द लॉ। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में आप अपना लॉजिक लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। कोशिश कीजिए कि पहले आप वो लॉजिक लिखें जो उसमें पूछा गया है, एंड देन उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा इधर उधर का भी करेंगे तो चलेगा, बट गलत ना लिखें, कोशिश करें। ग्रामेटिकल एरर इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इंग्लिश कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें, बस आप लॉजिक क्लियर कर पाएँ। प्रोविजन ऑफ द लॉ में भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल उठा के कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें, बस प्रोविजन सही होना चाहिए। कॉन्क्लूजन में लिखना है कि केस का आपको क्या समझ में आया, कि कॉन्क्लूजन में ये सही है या गलत है केस स्टडी, या उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए। उस केस में भी आप क्या करेंगे, कॉन्क्लूजन के टाइम पे आपको अगर समझ आ रहा है कॉन्क्लूजन ठीक है या नहीं तो आप रिकमेंडेटरी लिख दें, ठीक। आप कई बार कॉन्क्लूजन स्किप कर दें, बट गलत ना लिखें, कोशिश करें कि गलत ना लिखें, क्योंकि गलत से आपके मार्क्स कट जाते हैं। लोग बोलते हैं कि सेक्शन आप गलत ना लिखें, इस चक्कर में लोग सेक्शन लिखते ही नहीं हैं। दैट्स वेरी बैड थिंग। और अब तो ऐसा होता है कि कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस वो क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो भी आप सेक्शन लिख दें, कोई इशू नहीं है। आप चैप्टर नंबर दे रहे हैं वो अलग से दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आपने कंक्लूजन तक लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं MCQs की। गाइज अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप MCQs को कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। डेली MCQs के लिए हाफ एन आवर निकालिए। 30 मार्क्स के MCQs हैं, 30 मार्क्स, और आपको 10 और लाने हैं सर पास होने के लिए। 30 मार्क्स में आपके अगर 22 भी आ गए ना तो आपको 55 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप डेली MCQs के लिए आधा घंटा निकालें, उनको डेली पढ़ें। फर्स्ट डे 30 सॉल्व करें, या फिर 10, सिर्फ आप 10 सॉल्व करें एवरी डे। 10 सॉल्व करने से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी। डे 1 पे आपके 7 आएंगे, डे 2 पे आपके 8 मार्क्स आएंगे, डे 3 पे आपके 9 मार्क्स आएंगे, और डे 4 पे आपके 10 मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अब अगर आप क्या करेंगे, मैं 100 क्वेश्चन उठा के एक ही साथ सॉल्व कर लेता हूँ, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। फिर आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आपको ICI की स्टडी लेनी है, ICI का जो बुकलेट है MCQs का वो आपको सॉल्व करना है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। Friend, this was my strategy which I followed and I got exemption in the law. I suggest you that you should follow it, or I wishing you very all the best for your future exams.